नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। फैक्ट चेकिंग और फैक्ट चेकर्स, सोशल मीडिया की दुनिया में ये दोनों आपने जरूर सुने होंगे। ये उन खबरों की पड़ताल करते हैं जिनकी अफवाह होने का शक होता है और फिर उनकी तह तक जाकर सच्ची खबर बताने का दावा करते हैं कि हमने पाया कि यह है सच्चाई। कुछ टीवी चैनल भी इस फैक्ट चेकिंग में कूदे हैं और अब सरकार इसमें दाखिल हो रही है। देखिए, तमाम लोग फैक्ट चेकर्स बने हैं। वो जो फैक्ट चेकिंग कर रहे हैं उसकी भी फैक्ट चेकिंग की जाती है, उस पर भी सवाल उठाए जाते हैं। ये सारी चीजें हो रही हैं। फैक्ट चेकर्स की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठे हैं। ये सारी चीजें हैं। लेकिन सरकार खुद अगर फैक्ट चेकर बन जाए तो सरकार ने इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी रूल्स में अब बदलाव कर दिया है, जिसके बाद अब इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सरकार से संबंधित सभी सूचनाओं के लिए फैक्ट चेक्ड बॉडी बनाएगा, यानी कि सरकारी फैक्ट चेक। अगर कोई प्लेटफॉर्म फेक न्यूज को उचित समय से नहीं हटाता तो उस पर कार्रवाई भी हो सकती है, यानी कि दंड देने का प्रावधान भी इस फैक्ट चेकिंग बॉडी में। क्या यह पहल ठीक है या फिर सरकार खुद को ही पूरी शक्ति देना चाहती है और खबरों पर पूरी तरीके से नियंत्रण करने का रास्ता तलाश रही है? इसी चीज पर अब बहस छिड़ गई। दरअसल न्यू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड अमेंडमेंट रूल्स 2023 ये कानून है, उसमें यह कहा गया है कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी कि पीआईबी के फैक्ट चेक यूनिट द्वारा फर्जी या फेक मानी जाने वाली किसी भी खबर को सभी प्लेटफॉर्म से हटाना हो, जिसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी शामिल है। इस पर सरकार क्या कह रही है उसे भी देख लेते हैं। सरकार का यह कहना है कि यह सरकारी फैक्ट चेकिंग यूनिट होगी जो बहुत ही जिम्मेदारी और पारदर्शी तरीके से काम करेगी। सरकार खुद कह रही है इसकी यह जवाबदेही होगी कि अगर कोई फेक न्यूज पब्लिश करता है या भ्रामक जानकारी शेयर करता है तो ये जो फेक न्यूज चेकिंग यूनिट है वो ये बताएगा कि ये जानकारी गलत है। फिर जो सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज हैं, यानी कि ट्विटर, फेसबुक, ये सब जो हैं ये खुद से एक मीडिया संस्थान नहीं है। जैसे कि एनडीटीवी एक मीडिया संस्थान है, वेबसाइट्स जो हैं वो न्यूज मीडिया संस्थान है, लेकिन ट्विटर जो है उस पर कोई भी कुछ भी लिख सकता है, तो वो इंटरमीडियरी है। वो आपके और खबर के बीच का एक माध्यम है। वो खुद एक एजेंसी नहीं है जो खबर दे रही। तो इंटरमीडियरी जो है उनके पास विकल्प होगा कि वो इसे हटाएं या ना हटाएं। लेकिन फिर सेक्शन 79 आईटी एक्ट जो उन्हें सेफ हार्बर यानी कि इम्यूनिटी देता है, एक संरक्षण प्रदान करता है कि किसी भी लॉ सूट के लिए वो हट जाएगी। इस पर सरकार की दलील ये है कि ये नेचुरल जस्टिस के लिए भी जरूरी है कि अगर आप मेरे बारे में कुछ गलत बोलेंगे और मैं आपको अकाउंटेबल बनाना चाहता हूं, लेकिन आप कहेंगे कि नहीं, आप केस नहीं कर सकते क्योंकि मैं इम्यून हूं, वो भी गलत होगा। अब जो बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या मीडिया पर सेंसरशिप की कोशिशें तो नहीं हो रही? डिबेट का मुद्दा है। इस पर सरकार का क्या कहना है आपको वो बता दें। सरकार कहती है कि सिटीजन के मौलिक अधिकारों का कोई हनन नहीं होगा, इसका फ्री स्पीच पर कोई असर नहीं होगा। लेकिन फ्री स्पीच का यह मतलब नहीं है कि किसी भी हालत में आप कुछ भी गलत बोले। बाहर के स्टेट एक्टर्स जो हमारे दुश्मन हैं, हमारे लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए कुछ भी प्रचारित करते हैं, तो हम बैलेंस करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने एनडीटीवी संवाददाता हिमांशु शेखर मिश्रा से एक एक्सक्लूसिव बातचीत की। उनसे ये सब सवाल पूछे गए, आइए जरा सुन लेते हैं। देखिए, हमने अक्टूबर 2022 में ये मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज़ यानी कि पेटेंटली फॉल्स न्यूज़ के को एक तरह से चुनौती दिया है। हमने अक्टूबर 2022 के रूल्स में एक बहुत क्लैरिटी से कहा है कि प्लेटफॉर्म्स जो भारत में सर्विस या प्रोडक्ट्स
देंगे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स, उन पर एक तरह से ड्यू डिलिजेंस का ऑब्लिगेशन बनता है कि वो अपने प्लेटफॉर्म्स में 9 तरीके के कंटेंट न कैरी करें। उसमें एक है मिस इन्फॉर्मेशन और पेटेंटली फॉल्स इन्फॉर्मेशन। ये हमने अक्टूबर 2022 में तय किया था, नोटिफाई भी किया था। आज हमने ये किया है कि उसको आगे बढ़ाने के लिए मिस इन्फॉर्मेशन और पेटेंटली फॉल्स इन्फॉर्मेशन सरकार के बारे में अगर कोई सोशल मीडिया पे डालता है, एक फैक्ट चेकिंग यूनिट हम नोटिफाई करेंगे, बहुत ही कैपेबिलिटी और प्रोफेशनल और ट्रांसपेरेंट फैक्ट चेकिंग यूनिट, जो तय करेगा कि उस गलत इन्फॉर्मेशन को गलत कहना और मिस इन्फॉर्मेशन को मिस इन्फॉर्मेशन कहना और पेटेंटली फॉल्स इन्फॉर्मेशन को पेटेंटली फॉल्स इन्फॉर्मेशन कहना, ताकि प्लेटफॉर्म्स को उसको रिमूव करने में एक तरह से सहायता मिले। तो ये हमारे लिए बहुत ही एक अनवेवरिंग कमिटमेंट है कि देश के इंटरनेट सेफ और ट्रस्टेड हो, और जो बाहर के देश, बाहर के तत्व, बाहर के वेस्टेड इंटरेस्ट हमारे इंटरनेट में मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन और पेटेंटली फॉल्स इन्फॉर्मेशन डालते हैं और हमारे डेमोक्रेसी को कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करते हैं, उसमें हम एक मुंह तोड़ जवाब दे, और उसके लिए एक फैक्ट चेकिंग यूनिट नोटिफाई होगा सरकार के इंफॉर्मेशन और डेटा को फैक्ट चेक करने के लिए। जी, तो ये फैक्ट चेकिंग यूनिट जो आप सेटअप करेंगे, ये गवर्नमेंट की ही बॉडी होगी? हाँ जी, जो रेगुलेट करेगी कि गवर्नमेंट के बारे में जो कंटेंट है वो सही है, गलत है, फेक है या रियल है। मैं स्पष्ट कर दूं कि ये गवर्नमेंट का ही बॉडी होगा, क्योंकि गवर्नमेंट के डेटा के बारे में फैक्ट चेक करना बाहर को कोई एंटिटी के लिए इम्पॉसिबल होगा। तो सरकार के पास ही फैक्ट होंगे, सही फैक्ट क्या है, गलत फैक्ट क्या है, तो ये सरकारी फैक्ट चेकिंग यूनिट होगा। लेकिन ये काम करेगा बहुत रिस्पॉन्सिबली, बहुत ट्रांसपेरेंटली और बहुत अकाउंटेबिलिटी के साथ। और उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि अगर कोई पब्लिश करता है फेक न्यूज़ या पेटेंटली फॉल्स न्यूज़, ये फैक्ट चेकिंग यूनिट पॉइंट आउट करेगा कि ये मैटर फेक है, और तब इंटरमीडियरी यानी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक तरह से उनका चॉइस है कि वो मटेरियल निकाले या ना निकाले। अगर वो नहीं निकालते हैं और रखते हैं, वो उनका एक तरह से ऑप्शन है, लेकिन फिर सेक्शन 79 जो आईटी एक्ट में उनको सेफ हार्बर देता है फ्रॉम एनी लॉ सूट्स, वो निकाला जाएगा। अच्छा, ये तो हो गई सरकारी बात। सरकार ने वजह बता दी कि हम ऐसे ऐसे कारणों की वजह से ही ये फैक्ट चेकिंग वाला तामझाम कर रहे हैं, लेकिन इसका अर्थ क्या होगा जमीन पर लागू होते होते? क्या ये अर्थ का अनर्थ तो नहीं हो जाएगा? एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने कहा है, दरअसल एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया पर भी तमाम सवाल उठते हैं कि आप यहां तो बोलते हैं, वहां नहीं बोलते, इधर बोलते हैं, उधर नहीं बोलते। लेकिन एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया का ऐसा मानना है कि वो सूचना प्रौद्योगिकी नियमों के उन सख्त संशोधनों से बहुत ज्यादा चिंतित है, डिस्टर्ब्ड है, जिसमें फर्जी समाचारों को तय करने का पूर्ण जिम्मा सरकार को दे दिया गया है। एडिटर्स गिल्ड के एक बयान में यह कहा गया है, और जरा बयान आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं, कि सरकार नियम वापस ले और सोशल मीडिया संगठनों और प्रेस निकायों के साथ परामर्श करे, जैसा कि उससे पहले वादा किया था। एडिटर्स गिल्ड का यह भी कहना है कि नियमों के अनुसार आईटी मंत्रालय ने खुद को एक फैक्ट चेक यूनिट गठित करने की शक्ति दे दी, जिसके पास केंद्र सरकार के किसी भी काम के संबंध में फर्जी या गलत या भ्रामक क्या है, यह निर्धारित करने के लिए व्यापक शक्तियां होंगी। यह भी कहा है कि असल में सरकार ने खुद को अपने स्वयं के काम के संबंध में कोई खबर फर्जी है या नहीं, यह निर्धारित करने और इसे हटाने का आदेश देने के लिए पूर्ण शक्ति दे दी। आप देख लीजिए एडिटर्स गिल्ड की उनकी चिंताएं क्या हैं। वो कहते हैं कि सरकार जो अब बदलाव ला रही है, उस पर एक विमर्श होना चाहिए, उस पर एक बातचीत होनी चाहिए, और अब इसका विरोध भी होना शुरू हो गया है। इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन यानी कि IIF ने इसे असंवैधानिक पहल बताया है। कांग्रेस इस मुद्दे पर हमलावर रही है। कांग्रेस ने जनवरी में जब इस मसौदे पर बात हो रही थी, तब यह कहा था कि यह अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला है, सोशल मीडिया पर लगाम लगाने का यह प्रयास है। एक सवाल यह भी उठता है कि सरकार के प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी कि PIB ने
2019 से ही फैक्ट चेक यूनिट बनाई हुई है। इस पर सरकार की तरफ से लोकसभा में एक जवाब भी दिया गया। पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट ने 37,000 कार्रवाई योग्य सवाल के जवाब दिए। 1,160 फेक न्यूज को उजागर किया है, ऐसा उन्होंने लोकसभा में अपने जवाब में बताया। अब सरकार कार्रवाई की जो बात कर रही है, पहले फैक्ट चेक करती थी, उस फैक्ट चेक के बाद उसे हटाने की कार्रवाई भी होगी। लेकिन कई बड़े सवाल भी उठ रहे हैं और वो सवाल जरा स्क्रीन पर आपको एक एक करके दिखाते हैं। नंबर 1, सरकार कैसे तय कर सकती है कि क्या है फेक न्यूज? उसका तरीका क्या होगा, उसकी मेथोडोलॉजी क्या होगी, कौन ये तय करेगा? कोई बाबू तय करेगा, पत्रकार तय करेंगे, वरिष्ठ नागरिक तय करेंगे? दूसरा सवाल, सरकार खबर अगर जांचेगी तो सरकार को कौन जांचेगा? ये तो लाजमी सा सवाल है ना। मैं अगर सरकार से कुछ तीखे मीखे टेढ़े सवाल पूछ दूं और सरकार को पसंद नहीं आए तो ऐसे में जाहिर सी बात है सरकार को दिक्कत होगी। तो फैक्ट चेक के नाम पर क्या प्रताड़ना हो सकती है? तो सरकार को कौन जांचेगा? तीसरा सवाल, फैक्ट चेकिंग में राजनीतिक भेदभाव की आशंका ये कैसे खत्म की जाएगी? चौथा सवाल, क्या कार्रवाई का डर खबरों पर नहीं डालेगा असर कि लोग सोचेंगे छोड़ो यार ये वाली खबर ना लें, पता चला लोग पीछे ना पड़ जाए फेक न्यूज के नाम पर। हालांकि आप ये जान लीजिए कि खबर निष्पक्ष होनी चाहिए और खबर सटीक होनी चाहिए। आप फैक्ट्स पर गलत हो जाएं, ये बात तो सही नहीं है। लेकिन ये कौन तय करेगा कि आप फैक्ट्स पर सही हैं या नहीं? क्या ये सरकार को ही जिम्मेदारी दे देनी चाहिए और उसके बाद दंड देने की भी कार्रवाई सरकार के पास? आइए इस पर बहस शुरू करते हैं। राजीव पांडे जी हैं प्रवक्ता बीजेपी के, आलोक शर्मा प्रवक्ता कांग्रेस, विनोद अग्निहोत्री जी वरिष्ठ पत्रकार और देश रत्न निगम एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले विनोद अग्निहोत्री जी, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं, कैसे देखते हैं आप इस ऑर्डर को? इस पूरे मामले के दो पहलू हैं। एक पहलू तो प्रकट तौर पर तो ये लगता है कि भाई सरकार अगर गलत तथ्यों के आधार पर खबरें प्रसारित की जा रही हैं, फेक खबरें की जा रही हैं, सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, तो सरकार क्यों ना उनको जांचे, क्यों ना उनके बारे में जो है उनको उन पर लगाम लगाए, क्यों ना रोके। मैं उदाहरण के लिए मान लीजिए सरकार की कोई योजना है और उस योजना में लोग लाभान्वित हो रहे हैं, फिर भी अगर किसी ने फेक डेटा दे दिया कि साहब ये तो योजना बिल्कुल फ्लॉप हो गई, ग्राउंड पे जीरो है, कुछ नहीं है, तो सरकार की बदनामी होगी, तो सरकार उसको जांचने का अधिकार रखती है। लेकिन अब इसमें एक समस्या ये आती है कि जब सरकार ही तय करेगी कि क्या फेक है और क्या सच है, तो इसका उल्टा भी हो सकता है। मान लीजिए कोई सरकार की योजना है और उसको बहुत प्रचारित किया जा रहा है, बहुत सफल है, और ग्राउंड पर कोई पत्रकार जाके उसका सर्वे करता है, देखता है और उसको उसकी कमियां उजागर करता है, और वो कमियां अगर वो पब्लिक डोमेन में आती हैं और सरकार असहज होती है, तो सरकार उसको फेक बता सकती है, भाई हमारे आंकड़े ये नहीं है, हमारे आंकड़े तो ये कहते हैं बहुत सफल योजना है, और ये इस खबर को हटाइए आप। तो ये खतरा भी है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं ये दुधारी तलवार है। ये एक तरफ फेक न्यूज को रोकने का हथियार भी है, लेकिन साथ साथ ये जो सरकार के आलोचनात्मक खबरें हैं, सरकार के विरोध की खबरें हैं, भले तथ्यों पर आधारित हो अगर, तो सरकार अगर चाहेगी तो उनको भी रोक सकती है। तो ये इसलिए दुधारी तलवार है। मुझे लगता है इसमें कोई बीच का रास्ता सरकार को निकालना चाहिए। ये गलत खबरें न चलें, झूठी खबरें न चलें, फेक न्यूज जो है उस पर चेक हो, लेकिन अगर कोई तथ्यों के साथ और कोई लेगवर्क करके मेहनत करके स्टोरीज लिखी जा रही हैं, भले उससे सरकार असहज हो और वो उनके पास अपने फैक्ट्स हैं, तो सरकार आपको लगता है विनोद जी जो परामर्श होना चाहिए इस मुद्दे पर, वो परामर्श में एमिनेंट सिटीजन्स, प्रबुद्ध वर्ग, अलग अलग वर्ग के लोग, एक क्रॉस सेक्शन, बजाय इसके कि एकदम सरकारी समिति हो जाए, इसमें अगर और लोग होते तो एक अकाउंटेबिलिटी बनती? नहीं, इसमें सारे स्टेक होल्डर्स को शामिल करना चाहिए था। मीडिया संस्थान है इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लोग हैं, इसमें सोशल जो सामाजिक संस्थान हैं, जो प्रभावित पक्ष हैं, बिल्कुल निश्चित रूप से इसका एक बड़ा दायरा होना चाहिए था कंसल्टेशन का। और उस कंसल्टेशन के बाद कोई ऐसी चीज निकल के आती तो हर तरह से वो लोगों को मान्य होती और उसमें उसके दुरुपयोग भरोसा, हाँ, और उसमें भरोसा भी होता।
लोग भरोसा होता करते हैं इस बात पर कि भाई वो हाँ, और पूरा न्यूनतम गुंजाइश होती है उसके दुरुपयोग की। अग्नि परीक्षा पार करके आई है ये फैक्ट चेकिंग टीम और उनका फैसला तो वो मान ये पूरी नीति, पूरी पॉलिसी जो है अग्नि परीक्षा पास करके आई है, तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर होता और उससे सरकार की भी क्रेडिबिलिटी बनती, सरकार के काम की भी साख बनती। जी। राजीव आप कर देंगे, हाँ, राजीव पांडे जी, उंगलियां उठेंगी। राजीव पांडे जी हमारे साथ हैं। राजीव जी ये बताइए, फेक न्यूज अगर सरकार के खिलाफ हो वो तो मैं समझ सकता हूं जिस बारे में बात हो रहा है, लेकिन अगर फेक न्यूज सरकार के पक्ष में हो तो भी क्या दंडात्मक कार्रवाई होगी इस समिति द्वारा? संकेत जी, आपने जो ये पूरा अमेंडमेंट हुआ है वो केवल एक विशेष परिस्थिति के लिए है, वो है कि आप जो सरकार के बारे में फेक न्यूज फैलाते हैं उस पर है। अभी विनोद अग्निहोत्री जी ने कहा कि एक आदमी ग्राउंड पर जाके तथ्यात्मक रिसर्च करके एक आर्टिकल छापता है तो उसके पास वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है, किससे बात किया, ये सब उस दायरे में नहीं आएगा। इसको आप समझ लीजिए। और सरकार ने क्या कहा है? सरकार ने कहा है कि ये जो बाहर से जो है, जैसे इंटरमीडिएटरीज जो है, जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता, उस पर कुछ भी भ्रामक इंफॉर्मेशन भारत सरकार के बारे में दिखा करके केवल देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी भारत की छवि को खराब करने का काम किया जाता है। अभी इसमें अगर किसी ने फेक न्यूज फैलाया संकेत जी, तो उसके खिलाफ कार्रवाई क्या है, ये आप देखिए। कार्रवाई क्या है मैं बताता हूं, एज ए लॉयर मैं बताता हूं। आज के डेट में इंटरमीडिएट जो है उसको सेक्शन 79 का प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन निकाल दिया। कल को हो सकता है संकेत जी कोर्ट चले जाए, वो अपने को साबित कर दे कि दिस इज नॉट अ फेक न्यूज, ये फेक न्यूज नहीं है, ये रियल न्यूज है। अगर विनोद जी जाकर के एक स्कीम के बारे में 200 लोगों के इंटरव्यू करते हैं तो वो फेक न्यूज कहां से आएगा? वो फेक न्यूज हो ही नहीं सकता कि वो कहेंगे कि एक पॉलिसी कहां तक गई या नहीं गई। लेकिन विनोद जी अगर ये कहें, जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं आपको, जैसे इस हिंदुस्तान में एक कोई कानून बनता है और पेटेंटली झूठ लोग बोलते हैं कि ये कानून है जर्नलिस्टों पर और बताते हैं कि ये कानून है वकीलों पर, वकीलों को रेगुलेट करने के लिए है जर्नलिस्ट के लिए। मैं नाम नहीं लेना चाहता, अभी ऐसे कई कानून हुए जिसमें बड़े बड़े एडिटर वो केवल सरकार के बारे में झूठ बोलते हैं। तो देखिए, मेरा कहना है सरकार उसमें ये नहीं कह रहे कि हम उनको जेल में बंद कर देंगे। सरकार क्या कह रही है, आप झूठ बोल रहे हो ना, बोल दो झूठ, झूठ खूब बोलो, सुबह बोलो शाम में बोलो, लेकिन किसी पब्लिक स्पिरिटेड आदमी को लगेगा सेक्शन 79 का प्रोटेक्शन अगर हटा दिया। राजीव पांडे जी, मेरा सवाल दूसरा था। मेरा सवाल मैं दोहरा दूं, देखिए अगर सरकार को झूठ होता है, फर्ज कीजिए झूठ आपके खिलाफ है, तो आपने तो एक्शन ले लिया, आपने अपने आप को ये शक्तियां दे दी हैं, लेकिन झूठ आपके पक्ष में हो तो झूठ तो झूठ ही रहेगा। तब आपकी फैक्ट चेकिंग टीम क्या करेगी? और अभी विनोद अग्निहोत्री जी ने बोला कि अगर आप इसमें ज्यादा परामर्श करते, प्रबुद्ध वर्ग के लोगों को जोड़ते, सब लोगों को जोड़ते, ये फैक्ट चेकिंग टीम जो है उस पर एक भरोसा जमता कि ये सिर्फ सरकारी फैक्ट चेकिंग टीम नहीं है, कुछ एमिनेंट लोग इसमें हैं और वो फैक्ट चेक करके बता रहे हैं। संकेत जी, इतना बढ़िया आपने रिपोर्ट पढ़ा, लेकिन आप बेसिक पॉइंट मिस कर रहे हैं कि ये किसी इंडिविजुअल का, कल को मैं इनके बारे में कुछ फेक न्यूज फैलाता हूं, हमारे जो विनोद भाई हैं या देश रत्न निगम जी, आलोक शर्मा जी, उसके बारे में नहीं है। कल को एक कोई भी सरकार आएगी, जो आप झूठ फैला रहे हैं जो पेटेंटली फॉल्स है, कल को बीजेपी कांग्रेस के बारे में कुछ बोलती है, कांग्रेस बीजेपी के बारे में कुछ बोलती है, उसके लिए इंडिविजुअल लड़ाई है, इसको आप समझिए। सेक्शन 79 का जो प्रोटेक्शन है ना, उसको विड्रॉ किया जा रहा है। या तो आप फेक लेबल लगाइए, ये फेक न्यूज है। आपने देखा है कि कई बार ट्विटर ने भी ये काम किया है लोगों के फेक न्यूज पर। मैं कह रहा हूं कि आज क्या इस देश में, आप मानेंगे या नहीं मानेंगे, इस पर सभी प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, कि इस देश में फेक न्यूज की एक फैक्ट्री चल रही है और जिसमें बड़े बड़े लोग हैं जिनका फॉरेन से फंडिंग भी होता है, वो लोग भी इस्तेमाल हो रहे हैं। मैं कह रहा हूं जो भी लोग फेक न्यूज फैला रहे हैं, और पर्टिकुलरली जब आप सरकार के बारे में ऐसी बात कुछ कह देते हैं, तो उसका इंपैक्ट केवल नेशनल एरिया तक नहीं है, उसका इंटरनेशनल रेमिफिकेशन है। अब दूसरी बात है कि ठीक है, एक सेकंड राजीव जी, वापस आऊंगा आपके पास, जरा दो और वक्ता हैं, उनकी भी बात सुन लें। आलोक शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस। आलोक जी, आपका मत। देखिए संकेत भाई, स्टेप बाय स्टेप तरीके से पिछले 3 वर्षों से 2019 के बाद से, जब से सरकार की आलोचना शुरू हुई है, तब से कोई ना कोई कदम उठाया जा रहा है कि किस तरह से सब चीजों को काबू किया जाए। बीजेपी जो स्वयं फेक न्यूज की फैक्ट्री है, बीजेपी के तमाम प्रवक्ता और बीजेपी के तमाम जो सोशल मीडिया के हेड है, उनसे ज्यादा फेक न्यूज इस देश में कोई नहीं फैलाता।
अब बात आती है कि जो न्यू गाइडलाइंस 2023 की हैं, आप देखिए किस तरह से सरकार की बॉडी है, वही फैक्ट चेकर है, वही पुलिस है, वही न्यायालय है, वही दंड देगी और वही सर्टिफिकेट देगी कि सच है कि गलत है। अब 79 आईटी का जो एक्ट है प्रोटेक्शन सेफ हार्बर वाला, वो भी हट जाएगा। लेकिन इस सरकार तो स्वयं नो डाटा गवर्नमेंट है। इस सरकार के पास तो स्वयं के पास डाटा नहीं है। 50% से ज्यादा आरटीआई के जवाब आते हैं कि हमारे पास डाटा नहीं है। अब डाटा भी मत दीजिए और फेक न्यूज कह के आप किसी को भी जेल में डालने का रास्ता बना लीजिए। अब सवाल आता है कि अगर सरकार झूठ बोलेगी तो उसके फैक्ट को कौन चेक करेगा? अगर देश के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से झूठ बोलेंगे तो क्या ये एजेंसी चेक करेगी उसको? अगर पिछले 5 भाषण 15 अगस्त के मोदी जी के उठा लिए जाएं, सारे फैक्ट गलत हैं, उसमें मैक्सिमम झूठ पे झूठ पेला जा रहा है, क्या ये सच नहीं है? 4 दिन पहले मोदी जी ने कहा कि हमने 1.1 लाख करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली। मैं पूछना चाहता हूं, क्या जब्त कर ली? कौन से न्यायालय के आदेश से जब्त कर ली? अटैच करने की प्रॉपर्टी को मोदी जी स्वयं झूठ बोल रहे हैं कि उसको हमने जब्त कर लिया। हमने 33 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन दे दिया। क्या ये फैक्ट कहीं पर मिल सकता है मुझे? कहीं मैं इसकी तहकीकात कर सकता हूं? सरकार स्वयं झूठ बोल रही है, क्योंकि इस देश के अंदर 25 करोड़ परिवार हैं, 26 मान लीजिए, 27 मान लीजिए, लेकिन 33 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन दे दिया। धारा 370 हट गई। 17 केस चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, आज भी चल रहे हैं। गृह मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री से लेकर तमाम मीडिया हाउसेस झूठ बोलते हैं। धारा 370 की पावर को यूज करते हुए हम 2 चेंज कर रहे हैं। यूजिंग द पावर्स ऑफ आर्टिकल 370 वी आर मेकिंग दिस 2 चेंजेस। ये उसकी लैंग्वेज है ऑर्डिनेंस की, और देश के प्रधानमंत्री कहते हैं धारा 370 इतिहास हो गई है। अब इसको कौन चेक करेगा? बात आती है कि सरकार की क्रेडिबिलिटी। सरकार की क्रेडिबिलिटी ना तो बची है और ना इनको क्रेडिबिलिटी की चिंता है। क्रेडिबिलिटी की चिंता उस सरकार को होती है जिसको हिंदू मुसलमान करने के अलावा भी कोई रास्ता ढूंढना पड़े वोट लेने के लिए। जब देश हिंदू मुसलमान करने में धतूरा चाट कर बैठ जाए तो मुझे लगता है फिर झूठ बोलती रहे सरकार, क्या फर्क पड़ता? ठीक है, अब एक लेटेस्ट एग्जांपल देता हूं। जी इजाजत दें आलोक जी, जरा देश रतन निगम जी को भी मैं ले आऊं, उसके बाद आप अपनी बात कर लीजिए। भाषण का शो आप कराना चाहते हैं तो उनको अकेले बुला के भाषण दिलवाइए, उनका जवाब ले लीजिए। नहीं राजीव जी, सबको मौका मिलेगा। आपने भी भाषण दे रहे हैं, डिबेट में तो है ही नहीं, कुछ और बोल रहे हैं। जी 10 सेकंड मैंने सारी पॉइंट डिबेट पर बोले, लेकिन दुर्भाग्य ये है अब मोदी जी की डिग्री को कौन फैक्ट चेक करेगा? जरा बता दीजिए मुझे। सारा देश कह रहा झूठी हैं। कोई आदमी नहीं कहता मेरे साथ पढ़े थे, कोई यूनिवर्सिटी नहीं कहती कि हमारे यहां पर उस फला बैच में पढ़े थे। मैं राजीव जी को राइट टू रिप्लाई दे दूंगा इसका, लेकिन उससे पहले जी बिल्कुल, ये जरा देश रतन निगम जी के पास आऊं। चेक करेगा, जरा बताइए। देश रतन निगम जी, मैं ये सवाल पूछूंगा राजीव पांडे जी से, आप अपना जवाब ले लीजिएगा। देश रतन निगम जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ये जो कंसर्न रेस किया है एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने, ये जो चिंताएं हैं, आशंकाएं हैं, ये तो सटीक है ना? दुरुपयोग संभव है? संकेत जी, आलोक शर्मा जी ने बहुत बड़ा राजनीतिक अच्छा भाषण दिया, तथ्यों पे नहीं। और दूसरा, केजरीवाल जी डिग्री के बारे में पता करने गए थे हाई कोर्ट, वहां 25,000 का जुर्माना लगवा के आ गए। आलोक शर्मा भी जा सकते हैं कोर्ट में, शायद 5 लाख का लग जाए जुर्माना। सब कुछ पब्लिक डोमेन में अवेलेबल था। दूसरा, मैं आपको बता दूं कि भारत में हमारी न्याय व्यवस्था है, एक आरटीआई सिस्टम है, दोनों है वहां पर। अगर कोई छुपाता है आरटीआई में तो उस पर जुर्माना है, और बहुत भारी जुर्माना है, अपील के बाद भी जुर्माना है। दूसरा, कोर्ट में जुडिशियल रिव्यू है। और तीसरा, ये दंडात्मक नहीं है, इसमें उन्होंने उनको चॉइस और ऑप्शन दिया है, जो इंटरमीडियरीज हैं, आप हटाना चाहें या ना हटाना चाहें। अगर आप नहीं हटाएंगे तो आपको जो सेक्शन 79 का सेफ हार्बर का जो प्रोटेक्शन है वो नहीं मिलेगा। बस वो रिस्क उनका है। वो अगर समझते हैं कि वो सही है और सरकार गलत है तो ना हटाएं। और अगर कोई सरकार कोर्ट में जाती है उनके खिलाफ या कोई कदम उठाती है तो वो कोर्ट में जाके सरकार के खिलाफ ऑर्डर ले सकते हैं, बहुत आसानी से मिल जाता है। ये आर्टिकल 32 रिट पिटीशन में आप जा सकते हैं, 226 में आप जा सकते हैं। वकील आसानी से समझ जाएंगे, और शायद कांग्रेस के पास बड़े बड़े दिग्गज वकील है, वो इनको भी समझा देंगे। कांग्रेस के प्रवक्ता लोगों की शायद उनको एक क्लास अलग से बैठक लेनी चाहिए। दूसरा, ये अभिव्यक्ति की आजादी को बढ़ाता है।
ये कम नहीं करता, ये सत्य जो खबरें हैं और गलत सूचनाएं जो देनी उनको हटाता है। तो इससे अभिव्यक्ति की आजादी बढ़ती है, घटती नहीं है। ये जनता की भलाई के लिए, जनता की बुराई के लिए नहीं है। तो आपकी अपनी चॉइस है, आप करें ना करें वो आपके ऊपर है। दूसरा, हमारी न्याय व्यवस्था है और हम लोग हमेशा जाते हैं, जो अगर कहीं प्रावधान नहीं भी होता है किसी चीज में, वो भी जुडिशियल रिव्यू के लिए होता है। राजीव जी के पास में वापस आना चाहता हूं, उनको राइट टू रिप्लाई देते हैं। जी राजीव जी। देखिए, 3-4 बात है। अभी आपके चैनल पे बैठते बैठते, बस विनोद जी मैं खत्म कर रहा हूं, इस चैनल पे बैठते बैठते कई बार फेक न्यूज चल गया। मैं बता रहा हूं कैसे। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कह दिया कि आप ही पुलिस है, आप ही जज है, इसमें दंडात्मक प्रोविजन ही नहीं है इस एक्ट में। तो कितना बड़ा झूठ इन्होंने बोल दिया। इस प्रोविजन में सेक्शन 79 का प्रोटेक्शन हटाने की बात है कि मैं केस कर सकता हूं। पहली बात तो कितना बड़ा फेक न्यूज। दूसरा, इन्होंने कहा कि 2019 के बाद जब सरकार के विरोध में कार्रवाई शुरू हुई, अरे उससे पहले राहुल गांधी जी माफी मांग करके रफाल बोलते बोलते थक गए और कह रहे थे कि उससे पहले ये सरकार के खिलाफ कुछ बोलते नहीं थे कांग्रेस वाले। 2019 के बाद जब सरकार के खिलाफ लोग बोलने लगे तो ये आ गई। ये दूसरा फेक न्यूज है। तीसरी बात है, सेक्शन 19 में पावर है हम सबको, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बट दैट इज विथ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। झूठ नहीं बोल सकते। मैं संकेत जी इस चैनल पे ये आपके पिताजी के बारे में कुछ नहीं बोल सकता, आपकी माताजी के बारे में कुछ नहीं बोल सकता, जो एकदम कंप्लीटली ब्लैटेंटली फेक है। अभी जितनी बातें ये कर रहे हैं, डिग्री की बात देशरतन निगम जी ने ऑलरेडी जवाब दे दिया है। मेरा मानना है कि देश के गृह मंत्री जी और उस समय जो हमारे परम श्रद्धेय अरुण जेटली जी थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और इस सब विषय पे कांग्रेस के पास, चूंकि देखिए इस देश में आज क्या हो गया संकेत भाई, की सबसे बड़ी बात है कि इनको कोई मुद्दा नहीं। 9 साल कंप्लीट होने वाली सरकार है। ये सारे यूट्यूबर से लेकर के और सारे जो भाजपा विरोधी पत्रकार से लेकर के सारे नेता एक स्कैम ढूंढ नहीं पाए, बेचारे थके हुए हैं। तो उनको लगता है अरे ये मिल गया, इस पर बात करते हैं। बात करो भाई। एक तो मैंने आपको सारी बातें विनोद अग्निहोत्री जी के पास लौटना चाहता हूं, क्योंकि यहां सवाल, क्योंकि एडिटर्स गिल्ड ने उठाया। मैं विनोद जी आपसे जानना चाहता हूं। एक लाइन संजय जी, एक लाइन। एडिटर्स गिल्ड ने एक गलत, एडिटर्स गिल्ड के स्टेटमेंट को मैंने पढ़ा आपके शो में आने से पहले। उनका एक गलत अंडरस्टैंडिंग हो गया कि ये हम वो केवल इतना कहेंगे कि ये आपको मैं कह रहा हूं कि ये फेक है, या तो आप लेबल लगा लीजिए या डाउन कर लीजिए। अगर आप लेबल नहीं लगाना चाहते हैं, फेक या डाउन नहीं करना चाहते हैं, तो अपने रिस्क पे करिए। अगर विनोद अग्निहोत्री जी एक रिपोर्ट फाइल करते हैं और सरकार कहती है, जो एजेंसी है, कि विनोद जी ये फेक न्यूज है, या तो आप फेक लगा लीजिए सामने में और कहिए फेक न्यूज है, या आप डाउन कर लीजिए। विनोद अग्निहोत्री जी कहते हैं कि हम इसको रखेंगे, तो विनोद जी का जवाब। विनोद अग्निहोत्री। देखिए, ये बात राजीव जी ने जो कही है, देशरतन जी ने कही कि वो लेबल लगा लें कि फेक है, नहीं तो फिर कॉन्सिक्वेंसेस का जोखिम लेने के लिए तैयार रहें। जाहिर है कि आप मतलब अब पत्रकार जो है मुकदमा लड़ने की तैयारी करें, वो वकीलों, वो अदालतों के चक्कर लगाएं। पहली बात, कौन जर्नलिस्ट अगर क्रेडिबल न्यूज करता है और फैक्ट्स के साथ करता है, मान लीजिए सरकार की एजेंसी, वो सरकार को असेस करने वाली खबर है और सरकार की फैक्ट चेकिंग एजेंसी कहती है ये फेक न्यूज है, आप इस पर लगाइए, तो फिर उस पत्रकार के लिए जीना मरना हो जाएगा। अपनी खबर पे लगा हुआ फेक न्यूज है ये, मतलब ये तो उसके लिए सजा हो जाएगा, है ना। प्रक्रिया ही सजा नहीं, और फिर अगर वो नहीं लगाता है तो उस पर मुकदमा होगा, तो वो मुकदमा झेले। यानी पत्रकार अब खबर लिखना छोड़ करके और खबर से ज्यादा वो वकीलों, देशरतन जी से मदद ले, राजीव जी पांडे जी से मदद ले, अपने वकील मित्रों की मदद ले, भैया देखना ये मुकदमा होगा, पता लगा उसकी 10 खबरों पर उसके खिलाफ मुकदमा कर दीजिए। ये एडिटर्स गिल्ड का कंसर्न बिल्कुल सही है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, मैं इस तरह के फैक्ट चेक के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन फैक्ट चेक की जो बॉडी बने वो निष्पक्ष बॉडी हो, संतुलित हो, उसमें सबका रिप्रेजेंटेशन हो और एक क्रेडिबिलिटी सरकारी ना और ऑटोनॉमी हो। क्योंकि आपका जो सवाल संकेत जी था, उसका जवाब नहीं आया कि अगर ऐसा झूठ जो सरकार के पक्ष में है उसको कैसे लेगी। हाँ, इसी का तो जवाब नहीं, उसका जवाब ना राजीव पांडे जी ने दिया। अब वक्त खत्म हो गया। नहीं, देखिए वक्त खत्म हो गया। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त खत्म हो गया है, वापस आएंगे, इस पर चर्चा करेंगे, संभवतः आगे भी इस पर बात होगी ही, लोग आपत्ति करेंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सिखों की सबसे बड़ी धार्मिक संस्था अकाल तख्त ने बठिंडा में सभी सिख संगठनों की बैठक कर यह फैसला लिया है कि अकाल तख्त अमृतपाल का समर्थन नहीं कर रही, और साथ ही अमृतपाल से अकाल तख्त ने पुलिस के सामने सरेंडर की अपील की है कि हमारे पास मत आइए, पुलिस के पास जाइए।
आप ये जान लीजिए, जमीन पर भी लगातार हमने देखा है कि एक समस्या खड़ी करने की कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन ये साफ संकेत जाहिर हो गए हैं कि सिख समाज और पंजाब अमृतपाल सिंह के साथ नहीं है। ये सिख बनाम अमृतपाल सिंह हो गया, उसको जन समर्थन बिल्कुल नहीं। सौरभ शुक्ला की यह रिपोर्ट। सिखों के सबसे बड़े संगठन अकाल तख्त को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि अमृतपाल को अकाल तख्त अपने सामने सरेंडर कराएगा, फिर बातचीत के बाद पुलिस को सौंप देगा। लेकिन अकाल तख्त ने इन अटकलों पर विराम लगा दिया है। अकाल तख्त ने भटिंडा में एसजीपीसी और सभी सिख संगठनों की बैठक बुलाई और कुछ बड़े फैसले किए। अकाल तख्त अमृतपाल के सरेंडर के लिए पुलिस से मध्यस्थता नहीं करेगा। उसने अपील की कि अमृतपाल को भागने की बजाय सरेंडर करना चाहिए। अमृतपाल की अपील ना मानते हुए सरबत खालसा नहीं बुलाई जाएगी। सरकार से अपील की कि अमृतपाल के सहयोगियों पर लगा एनएसए हटाया जाए। जिन पंजाबी यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक किया गया है उन्हें अनब्लॉक किया जाए। राष्ट्रीय मीडिया सिखों से जुड़े मुद्दे पर संयमित रिपोर्टिंग करे। चंद्रा साहब, जो अकाल तख्त साहब के ऊपर जो है कि कहा जा रहा है कि वहां पे अमृतपाल सरेंडर करेगा, काफी ये सारी फेक न्यूज है, ये सारी फेक न्यूज है, ये इसमें कोई सच्चाई नहीं। आपको क्या लगता है कि उसको सरेंडर करना चाहिए? जो माहौल इस समय पंजाब में बना हुआ है, आपने अपील भी की थी। देखिए, मैंने अपील भी की थी, उसको करना चाहिए। अकाल तख्त के सरबत खालसा ना बुलाने के फैसले के बाद पंजाब सरकार ने राहत की सांस जरूर ली है। दरअसल अमृतपाल ने पुलिसिया कार्रवाई के खिलाफ वीडियो जारी कर सिखों के सबसे बड़े धार्मिक संगठन अकाल तख्त से सबसे बड़ी धार्मिक बैठक सरबत खालसा बुलाने की अपील की थी। अब तो ये राहत की बात है कि अकाल तख्त अमृतपाल का समर्थन करते हुए नजर नहीं आ रहा है, लेकिन देखना होगा कि बैसाखी में क्या होगा। अमृतसर में क्या अमृतपाल की कॉल पर आम पंजाबी, आम सिख पहुंचेंगे अमृतसर? क्योंकि बैसाखी में वैसे भी जो सिख या गैर सिख लोग भी हैं पंजाब में, वो गुरुद्वारों जाते हैं, लेकिन क्या वो खुले तौर पर समर्थन करेंगे अमृतपाल का, जो कि अब तक नहीं दिखा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दिल्ली से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। आइए अब रुक करते हैं हमारी अगली खबर का। कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और चिंता बढ़ने लगी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान कोविड टेस्टिंग और जीनोम सीक्वेंसिंग के साथ कोरोना नियमों के पालन का प्रसार बढ़ाने की बात हुई। मीटिंग में इस बात पर जोर दिया गया है कि सतर्क रहना है, लेकिन बेवजह डरना नहीं और डराना भी नहीं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि कोरोना की स्थिति राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान कोरोना टेस्टिंग और जीनोम सीक्वेंसिंग के साथ कोरोना नियमों के पालन का प्रसार बढ़ाने की बात की। हमें सतर्क रहना है, आवश्यक भय नहीं फैलाना है। 10 और 11 अप्रैल को पूरे देश में कोरोना को लेकर मॉक ड्रिल होगी। इसमें सभी स्वास्थ्य मंत्री भी अस्पताल का दौरा करेंगे। देश में पिछले 24 घंटे में 6000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं और ऐसा 6 महीने बाद हुआ है। 13 मरीजों की मौत हुई है। रोजाना संक्रमण दर बढ़कर 3.39% हो गया है। आप ये जान लीजिए कि जब पहले हम कोरोना कवर करते थे उसमें एक साफ साफ बात बता दी गई थी कि अगर ये 5% से ऊपर चला जाए तो आप समझ लीजिए कि ये खतरे की बात है, ये आसान स्थिति नहीं है और एकदम अलर्ट रहना है। 3.39 तक वो पहुंच चुका है। कोरोना से क्यों चिंता बढ़ रही है आपको वो जरा स्क्रीन पर दिखा दें। 29 मार्च को यानी कि अभी कुछ समय पहले 2151 केस थे कुल देश में। अगले दिन ये 3000 पार हुए, फिर 3100 के पास हुए, फिर 1 अप्रैल को थोड़े से गिरे तो एक उम्मीद जगी कि चलो भाई, लेकिन उसके अगले दिन 2 अप्रैल ये 3823, जाहिर सी बात है ज्यादा टेस्ट हुए होंगे तो ऊपर गया, फिर 3640, फिर 3038, फिर 4435, फिर 6 अप्रैल को 5300। आप देखिए बिल्कुल वही ट्रेजेक्टरी ले रहा है, एकदम से मतलब बढ़ना शुरू। और फिर जब बढ़ना शुरू होता है तो फिर जैसे अभी हजार केस जुड़ रहे हैं, फिर 2-2000 जुड़ने लगेंगे, फिर ये डबल और जल्दी जल्दी होने लगेगा, क्योंकि इसी को संक्रमण कहते हैं, तेजी से फैलता है। अब आपको पॉजिटिविटी रेट बता दें अलग अलग जगहों पर।
साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट जो मैंने आपको बताया कि ये 5% से कम होना चाहिए, जो 3.39% हो गया है, ये 10 दिन पहले 1.39% था। सोचिए, जो चीज एक हफ्ते पहले, 10 दिन पहले माफ कीजिएगा 1.3 थी, वो आज 3 कुछ हो गई है, और 5% अगर पहुंच जाएगी तो ये बहुत बहुत चिंता की बात है देश के लिए। अब जो कोरोना के बिगड़ते हुए हालात हैं, इसके बारे में आपको कुछ बता दें। एक जो पॉजिटिविटी रेट है साप्ताहिक, वीकली, ये आपके सामने है। ये मामले क्यों बढ़ रहे हैं आपको वो भी बता देते हैं, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है और कितनी चिंता करनी चाहिए। तो ये जो बढ़ते मामले हैं, इसके पीछे एक वेरिएंट है। जैसे आपने सुना होगा डेल्टा, ओमिक्रॉन, ये सब वेरिएंट थे, वैसे ये एक वेरिएंट है जिसका नाम है XBB.1.16। ये जो वेरिएंट है, इसके सबसे ज्यादा केस अभी भारत में ही है। ये वेरिएंट काफी तेजी से फैलता है, मतलब बहुत जल्दी जल्दी लोगों तक पहुंचता है। इस वेरिएंट ने अभी खतरनाक मोड़ नहीं लिया है, ये एक अच्छी बात है फिलहाल। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लगातार इस वेरिएंट की मॉनिटरिंग कर रहा है, ऐसा उन्होंने बताया। अब आपको दिल्ली की बात बता देते हैं, क्योंकि दिल्ली में भी मामले बहुत तेजी से बढ़े। तो दिल्ली के आंकड़े आप जरा स्क्रीन पर देख लीजिए, आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि दिल्ली में केस किस तरीके से बढ़ रहे हैं। मरीजों की भर्तियां जो हैं वो यहां पर 6 अप्रैल को 606 थी। जैसे कि आप लगातार देख रहे हैं, वो भर्तियां जो हैं वो भी बढ़ रही हैं। 1 अप्रैल को 95 थी, लेकिन 6 अप्रैल को 606 हो गई। और मामले भी कहां थे और कहां पहुंच गए हैं, ये आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। माफ कीजिएगा, 95 भर्तियां थी और 117 भर्तियां हो गई हैं 6 अप्रैल को, और मामले जो हैं वो 606 पहुंच गए। आंकड़े हैं, कभी कभार कंफ्यूजन हो जाती है, इस वजह से मैंने अपने आप को दुरुस्त कर लिया। ये आपके स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि लगातार एक ट्रेजेक्टरी दिखाई दे रही है कि किस तरीके से मामले तेजी से ऊपर जा रहे हैं। तो इसका एक सॉल्यूशन है, और वो जरा आपको फिर से बता दें। वो ये है कि कोरोना अभी गया नहीं है। हो सके, संभव हो, भीड़ भाड़ के इलाके में जाएं तो मास्क एक बार फिर से पहनें, यही बचाओ। और अगर बूस्टर डोज नहीं लगवाया है तो वो लगा लीजिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो आपको सुनाएंगे एक खास बातचीत शरद पवार के साथ। उन्होंने बहुत कुछ बोला है, और शायद कांग्रेस पार्टी को ये कुछ बातें पचेंगी नहीं, अच्छी नहीं लगेंगी। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया। एक विदेशी शॉर्ट सेलर बाजार में पैसा कमाने के लिए एक रिपोर्ट लेकर के आता है और इंडियन बिजनेसमैन के ऊपर सवाल खड़ा करता है, और उसको हम देश का सबसे बड़ा मुद्दा मान लेते हैं, बिना ये देखे कि हमारे फाइनेंशियल सिस्टम पे, इकोनॉमी पे, बिजनेस पे, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस पर उसका क्या असर पड़ता है। एक मांग रखी थी, मांग ये थी कि सुप्रीम कोर्ट की जांच या जेपीसी की जांच। सुप्रीम कोर्ट की जांच अब हो रही है, फिर जेपीसी का क्या तुक है? ये बात ऐसी कि जो आपने कहा, कोई एक विदेशी फर्म या इंडिविजुअल उन्होंने कुछ बयान दे दिया, इस बयान से देश में हंगामा हो गया। ऐसे बयान इससे पहले भी कुछ लोगों ने दिए थे, कुछ दिन हाउस में हंगामा भी हुआ था, मगर इस समय आउट ऑफ फोकस सेनेट उसको इन्फॉर्मेशन दिया गया। और ये इश्यूज जो रखे गए, वो रखने वाले कौन है, इसकी सोचने की आवश्यकता थी। हमने तो कभी नाम भी सुना नहीं था जिसने स्टेटमेंट दे दिया। नंबर 2, इसकी बैकग्राउंड क्या है। नंबर 3, जो कुछ इशूज रेज करते हैं और इससे देश में हंगामा होते हैं, तो इसकी कीमत देश की ओवरऑल सिचुएशन, इकोनॉमिक, इसको कितनी देनी पड़ती है, ये बातें हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। यहाँ
टारगेट किया गया इससे लगता है। जांच होने के लिए करने के लिए दीवान समझो, मगर ये दीवान हो गई तब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने या सुप्रीम कोर्ट ने खुद इनिशिएटिव ले लिया। उन्होंने कमिटी अपॉइंट की, इसमें रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज, एक्सपर्ट एडमिनिस्ट्रेटर, एक्सपर्ट इकोनॉमिस्ट, ऐसे लोगों की टीम की, उनको गाइडलाइन दे दी, समय दे दिया और कहा गया कि आप इसकी जांच करो, हमारे सामने रिपोर्ट हो। दूसरी तरफ अपोजिशन की मांग थी कि पार्लियामेंट की कमेटी अपॉइंट करो। पार्लियामेंट की कमेटी अपॉइंट की, समझो तो आज पार्लियामेंट में मेजॉरिटी किसकी है? रूलिंग पार्टी की। ये डिमांड किसके खिलाफ थी? रूलिंग पार्टी के खिलाफ थी। रूलिंग पार्टी के खिलाफ जो डिमांड है, इसकी जांच करने के लिए जो कमेटी अपॉइंट करेंगे, इसमें रूलिंग पार्टी की मेजॉरिटी रहेगी, तो सच्चाई कहाँ तक कैसे सामने आएगी, इस बारे में आशंका पैदा हो सकती है। इससे सुप्रीम कोर्ट, जिसमें किसी का इंटरेस्ट नहीं, वो जांच करते थे तो शायद ज़्यादा सच्चाई देश के सामने आती थी। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जांच करने का अनाउंस करने के बाद जेपीसी इसका इम्पोर्टेंस रहा नहीं, इसकी आवश्यकता रही नहीं। पार्लियामेंट का ऐसा डिसरप्शन करके ये सोचना कि आपने कोई पॉइंट स्कोर कर लिया, बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। मुझे लगता है कि जो कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं है, मगर ये भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि इससे पहले भी ये हुआ था। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, मैं खुद इनके सरकार में था, और तब 2G इशू पर कई दिन पूरा सेशन वाचत हुआ था। और वो सेशन वाचत जब हुआ तो मेरे जिम्मेदार लोग पार्लियामेंट में थे, मगर ये होने के बाद हम लोग बाद में बैठे थे और ये बात हमने की कि बाकी कुछ भी हो, मतभिन्नता हो सकती है, एलिगेशन हो सकते हैं, मगर ये जो फोरम है, ये फोरम लोगों की समस्या रखने के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट फोरम है। वो फोरम ही काम नहीं करेगा, और ऐसी स्थिति हम जो लोगों के प्रतिनिधि है, पार्लियामेंट्री है, हम इस पर शामिल होगा तो ठीक नहीं है। और तब हमने बात हुई थी, की थी, अनफॉर्चुनेटली बाद में कुछ हुआ नहीं, मगर अभी पिछले महीने में हम लोगों ने पार्लियामेंट के दोनों हाउस में देखा तो सदन का कामकाज चलने नहीं देगा, इस लाइन पर हंगामा हुआ। बात हो सकती है अलग अलग, क्रिटिसिज्म हो सकती है, सरकार की नीति के बारे में सख्ती से बोलने का अधिकार है, मगर डिस्कशन होना चाहिए। डिस्कशन एंड डायलॉग, ये डेमोक्रेसी में इम्पोर्टेंट है। डिस्कशन और डायलॉग आप नज़रअंदाज करेंगे तो ये सिस्टम संकट में जाएगी, खतरे में जाएगी। सर, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ, क्योंकि हर इंसान इस देश में पॉलिटिक्स को समझने के लिए आप उसको डिकोड करते हैं, आपसे समझते हैं लोग। किसी एक्सट्रीम पर चले जाना, पॉलिटिक्स का इंडिविजुअलाइजेशन कर देना कि व्यक्तिगत अटैक करेंगे हम और इशू उसमें गायब हो जाएगा। क्या आपको लगता है रूलिंग पार्टी ने क्या किया कि तुम नॉन इशू रेज कर रहे हो, इसलिए मैं तुमको रिस्पॉन्ड क्या करूं, तुमसे डायलॉग क्या करूं? क्योंकि बहुत ज्यादा पर्सनलाइज कर दिया नॉन इशू को, और जब आप पॉलिटिसाइज करेंगे तो खेलेगा तो मोदी ही। बात ऐसी है कि इश्यूज पर्सनलाइज भी हो गए और कोई अच्छे इम्पोर्टेंट इश्यूज को नज़रअंदाज भी किए हुए। सदन में किस इशू के लिए ज़्यादा संघर्ष करने की आवश्यकता होती है, इस बारे में हम लोग सोचते थे। तो मैं आज देशवासियों के सामने क्या समस्या है,
बेरोजगारी, महंगाई, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को राज्यों में, और ऐसी कई समस्या है। ठीक है, एक दो दिन पॉलिटिकल इश्यूज आते हैं, मगर ये मेजर इशू जो आम जनता को तकलीफ दे रहे वो नज़रअंदाज करना ठीक नहीं। और पूरी तरह से नज़रअंदाज करने का काम जब होता है तो हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं। इसकी सोच हम लोगों में आने की आवश्यकता है। बिल्कुल। तो फिर क्या ये कहना सही होगा कि दूसरे जो बड़े ज्वलंत मुद्दे हैं उसको नहीं उठाने का ज़्यादा दोष कांग्रेस पार्टी का है? नहीं, बात ऐसी है, किसी एक पार्टी को दोष नहीं दूंगा, क्योंकि अकेले कांग्रेस पार्टी इसमें नहीं थी, लेफ्ट थे, बाकी पार्टी थी, सब लोगों ने मिलकर जो मेजर इशूज है वो थोड़ा दूर करके दूसरे पॉलिटिकल इशूज उन्होंने ज़्यादा वहाँ रेज किए, और इससे आम जनता को जो समस्या है, ये समस्या के इशूज थोड़े दूर हो गए।